नमस्कार दोस्तों, पावर स्टडी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो क्लास के माध्यम से आपको स्कूल व्याख्याता वाणिज्य का मॉडल पेपर नंबर 2 करवाने वाला हूं, जिसमें कुल 120 रहेंगे आपके। ये 10/9/2022 को जो मॉडल पेपर है वो बनाया गया, मॉडल पेपर सेकंड, वो आपके सामने है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए कि सर आप वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा समझा दीजिए ताकि हमें समझने में आसानी रहे, इसलिए मैं वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से आपको सारे मॉडल पेपर करवाऊंगा और जो आंसर है वो पूर्णतया 100% आपको सही आंसर बताऊंगा। किसी प्रकार के डाउट की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि फिर भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखांकन का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन आपके सामने है, आर्थिक आंकड़ों का अभिलेखन करना, कार्य के लिए सूचना उपलब्ध कराना, व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण अभिलेखन, गैर आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति। तो आपने यदि पुस्तपालन और लेखांकन पढ़ा है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, तो आपको जरूर इसका आंसर सही आएगा। आर्थिक आंकड़ों का अभिलेखन होता है लेकिन वो पुस्तपालन में होता है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा आपके। कार्य के लिए सूचना उपलब्ध कराना ये लेखांकन का काम नहीं है, आपको पता है। ऑप्शन सी आपका व्यावसायिक व्यवहारों का वर्गीकरण अभिलेखन, ये आपका राइट है ऑप्शन सी। यानी आपको पता है लेखांकन में क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको रिकॉर्डेड किया जाता है। गैर आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति, ये आपको पता है, सीधा सी बात है, गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी प्रकार की शक की जरूरत है नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, पूंजी कटौती खाते का शेष सामान्यतः कहाँ हस्तांतरित किया जाता है। पूंजी कटौती खाते का शेष यानी कि कैपिटल डिडक्शन अकाउंट का शेष अगर बच जाता है तो उसे आपके ऑप्शन नंबर बी यानी पूंजी संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, चिट्ठे से संबंधित यानी कि आपकी जो बैलेंस शीट है उससे संबंधित मूल अवधारणा क्या है। लागत अवधारणा ब्रैकेट में क्रय मूल्य यानी परचेज प्राइस पर, पृथक अस्तित्व अवधारणा और लेखांकन संबंधी अवधारणा, ए व बी दोनों। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी ए व बी दोनों, क्योंकि जो लेखांकन अवधि संबंधी अवधारणा है ये आपके बैलेंस शीट संबंधी नहीं होती, क्योंकि बैलेंस शीट है वो आपको एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है और ये लेखांकन अवधि है ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट से संबंधी होती है। बाकी लागत अवधारणा है, आपको पता है, जो संपत्तियां हैं उनको कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है। और पृथक अस्तित्व संबंधी अवधारणा यानी कि मालिक को जो है व्यवसाय से पृथक माना जाता है, इसीलिए अपन वहाँ कैपिटल को शो करते हैं, आपको पता होगा। वो पूंजी जो मालिक लगाई उसका प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, कृषि कार्य में लगे एक परिवार ने पारिवारिक उपभोग के लिए 5,000 रुपये का अनाज काम में लिया। कृषि फार्मों के लिए लेखांकन के अंतर्गत इसकी जनरल प्रविष्टि क्या होगी। कैश अकाउंट, क्रॉप्स अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट ये नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने क्या किया, ड्राइंग्स किया है। वेजेज अकाउंट दिया टू क्रॉप्स अकाउंट ये भी नहीं हो सकती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू आपकी जो क्रॉप्स अकाउंट, ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो यहाँ 4 कथन दे रखे हैं आपको, इनमें से 3 कथन है वो असत्य है, एक कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। उपार्जित अवधारणा का तात्पर्य नगद आधार पर लेखांकन है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उपार्जित अवधारणा वो क्या क्या कहती है, उपार्जन के आधार पर काम करती है, जिसमें हर लेखांकन अवधि में समायोजन करने पर ये आपको क्या करती है, बाधित करती है उपार्जित अवधारणा। ये समायोजन करना चाहिए, चाहे आय आपको प्राप्त हुई है या नहीं प्राप्त हुई है, या आपने किसी को भुगतान करना था उसका भुगतान किया या नहीं किया, लेकिन फिर भी उसका आपको लेखा करना है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है, पेटेंट अधिकार वास्तविक खाते की प्रकृति है, बिल्कुल राइट आंसर है। पेटेंट अधिकार यानी कि जो पेटेंट होता है आपका 21वें, जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में, ये आपके रियल अकाउंट की नेचर का है और ये आपकी इनटेंगिबल एसेट्स होती है। ऑप्शन सी कह रहा है लेखांकन में केवल व्यापारिक लेन देन के अभिलेखन शामिल है, ये बात भी गलत है। लेखांकन में आपको पता है ये बात गलत है। मौद्रिक व्यवहारों का क्या किया जाता है, लेखांकन किया जाता है, जिसमें केवल अभिलेखन नहीं वर्गीकरण भी होता है साथ में। ऑप्शन डी आपके सामने, अल्पकालीन लेनदार लेखांकन सूचना उपयोगकर्ता नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि ये लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता होते हैं लेनदार। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, लेखांकन प्रक्रिया में मूल अनुक्रम को सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जा सकता है। और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आरपीसी का। व्यवहार ट्रांजैक्शन, बिल्कुल सबसे पहले बात है ट्रांजैक्शन होंगे, उसके बाद जनरल प्रविष्टि ना, उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट होती है उनके माध्यम से प्रविष्टि की जाती है। ये गलत हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है व्यवहार, उसके बाद स्रोत प्रपत्र, यहाँ तक ठीक है, जनरल प्रविष्टि भी ठीक है, लेकिन फिर कहा तलपट ना, पहले खाता बही आएगा फिर तलपट आएगा, ये गलत हो गया।
ऑप्शन सी व्यवहार सोर्स डॉक्यूमेंट जिसमें आपके डेबिट नोट हो गए, क्रेडिट नोट हो गए, जनरल प्रविष्टि, खाता बही, तलपट। ये बिल्कुल सटीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, खाता बही पुस्तक है लेजर, जिसमें आपके अब सभी सहायक बहियाँ आती है जो आपकी है ना, उनके माध्यम से अपन खतों नहीं करते हैं, या फिर जनरल प्रॉपर के माध्यम से या जनरल जो आपकी है उसके माध्यम से अपन खाता बही में सभी खाते खोलते हैं। तो ये कैसी पुस्तक है? प्रारंभिक पुष्टि की नहीं है, द्वितीय पुष्टि की पुस्तक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय पुष्टि की। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निर्गमित किया गया क्रेडिट नोट। आपने पढ़ा होगा क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के बारे में। तो क्रेडिट नोट का उपयोग क्या तैयार करने में किया जाता है? विक्रय पुस्तक ना, क्रय पुस्तक ना, विक्रय वापसी पुस्तक। बिल्कुल सटीक आंसर है 8वां का सही, यानी कि सेल्स रिटर्न जो आपकी बुक है उसमें आपके क्रेडिट नोट का और परचेज रिटर्न में होता है डेबिट नोट का। ये जो आपकी ये है, ये आपके यहाँ डेबिट नोट का होएगा। कौन से नोट का? डेबिट नोट का, यानी कि परचेज रिटर्न में जो आपके हैं डेबिट नोट का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा व्यवहार का परिणाम संपत्ति तथा दायित्व में वृद्धि होएगा? यानी जैसे संपत्तियों में भी वृद्धि और दायित्व में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए मशीन का उधार करिए, बिल्कुल सटीक है, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। यानी जब आपने मशीन को परचेज किया है तो मशीन आपकी एसेट्स है, एसेट्स में वृद्धि होगी, और आपने अगर परचेज उधार की है तो आपके जो लेनदार है वो हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उसके कारण आपके दायित्व में भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलना। अगर तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलना, ये बताता है कि एक लेन देन पूरी तरह से प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना छूट गया। ये बात आपकी जो है बिल्कुल सही है। एक लेन देन पूरी तरीके से प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना छूट गया है तो सीधी सी बात है ये तलपट अपने आप मिल जाएगा, इस पर तलपट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लेन देन आपने लिखा ही नहीं तो वो तलपट में इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे किसी को राम को माल बेचा या श्याम को माल बेचा या नगद माल बेचा, अगर आपने उसका लेखांकन ही नहीं किया, पुष्टि ही नहीं की कहीं, तो ये तो लेन देन होना या ना होने के बराबर है। यहाँ एक सत्यपूर्वक अशुद्धि है, अगर सत्यपूर्वक अशुद्धि होगी तो ये अशुद्धियाँ क्या करती है? एक दूसरे को क्या करती है? पूर्ति कर देती है, तो उसका भी तलपट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फिर कह रहा है एक लेन देन सही पक्ष पर परंतु गलत खाते में लिखा गया। अगर लेन देन सही पक्ष पर सही राशि से गलत खाते में लिखा गया तो इससे भी तलपट पर कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑप्शन डी, एक लेन देन सहायक बहियों से गलत खतौनी किया गया, इसका आपके तलपट पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका तलपट का योग नहीं मिल पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अदत्त वेतन के लिए यानी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए समायोजित पुष्टि होगी। अगर आपका वेतन बकाया है उसके लिए आप क्या पुष्टि हो जाएगी समायोजन के टाइम? सैलरी अकाउंट या टू कैश अकाउंट ना, ये तो वेतन का नगद भुगतान करने पर पुष्टि होती है, तो ये तो सीधा आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? सैलरी अकाउंट दिया टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये बिल्कुल सटीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैलरी अकाउंट दिया टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। और ऑप्शन सी भी गलत है। आप ऑप्शन ए, बी और डी में कंफ्यूज होंगे तो ध्यान रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, रोकड़ पुस्तक में बैंक शुल्क के 125 रुपये को दर्ज नहीं किया गया, सही रोकड़ पुस्तक समायोजन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे पास किसी ने भेजा भी था, तो मैं बता दूं आपको, कई जगह इसका आंसर आपको सी बता रखा है, किसी भी आपको कहीं पर भी बता रखा है, चाहे किसी एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट में बता रखा है, तो मैं बता दूं सी इसका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान रखना हर हाल में 100% आंसर ए ही होगा इसका। इसकी पुष्टि क्या होती है? बैंक चार्ज अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। पुष्टि क्या होती है? पुष्टि ये होती है आपकी बैंक चार्ज अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये पुष्टि होती है आपकी, ठीक है, ये पुष्टि होती है। लेकिन आपको पता है बैंक चार्ज अकाउंट या टू बैंक अकाउंट ये पुष्टि होती है, और जब अपन केस बुक में बैंक कॉलम में लिखेंगे तो बैंक कॉलम में अपन कौन सी साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड में लिख देंगे जो आप भूल गए हैं, और पुष्टि क्या हो जाएगी? वहाँ पर बैंक चार्जेज के नाम से आपके बैंक कॉलम में लिख देंगे 125 रुपये। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, ये मूल्यह्रास की विधि है। वार्षिक वृद्धि विधि के तहत मूल्यह्रास की राशि क्या होती है? सभी वर्षों के लिए स्थिर, या हर साल बढ़ना, या हर साल घटना, या वर्ष दर उतार चढ़ाव। तो वार्षिक विधि के तहत मूल्यह्रास की राशि सभी वर्षों में क्या होती है? स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, और अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है?
एक मशीन 1/1/2019 में खरीदी गई, इस पर 10% की वार्षिक दर से अपलिखित मूल्य विधि से, यानी कि आपकी जो WTO मेथड है, क्रमागत ह्रास विधि है, उसे मूल्य ह्रास अपलिखित करने के बाद 1/1/2022 को इसका अपलिखित मूल्य 26,244 रुपये दे रखा है। इस मशीन की लागत पूछिए 1/1/2019 को कितनी थी, यानी कि कुल इसमें 3 साल की बात है, 2019, 20 और 21। तो यानी कि अपन इसको कैसे करेंगे, तो अपन लिखेंगे 26,244 इंटू अपन क्या कर देंगे 100 बट्टा आज कितना लगा 10% लगाया तो वो घटा देंगे, यानी कि 100 में से 10 घटा देंगे 90, और 1 साल का होता तो 100/90, 2 साल का है तो 100/90 और कर दो, और 3 साल का है तो 3 बार 100/90 कर दो। जो अपन ऐसे करेंगे इस प्रकार से, तो अपन यहाँ क्या 0 से 3 0 काट देंगे, 2 0 ये गए, 1 0 ये गए, तो इस 9 का क्यूब करेंगे तो ये हो गया आपका 729। कितना हो जाएगा 729, और 729 को जब 26,244 में भाग देंगे तो ये पूरा 36 बार जाएगा भाग, और 36 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 1000 से, तो 36,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 36,000। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष के अंत का रहती जिसे तलपट में दिखाया गया है, अंतिम खाते बनाते समय कहाँ दिखाया जाता है। देखो क्लोजिंग स्टॉक है, अगर तलपट में दिखा रखा है, अगर तलपट में दिखाया गया है तो उसे अंत में चिट्ठा बनाते समय कहाँ दिखाएंगे, इसे अंत में चिट्ठा बनाते समय केवल चिट्ठे के सम्मति पक्ष में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, केवल और केवल चिट्ठे के सम्मति पक्ष में दिखाते हैं। लेकिन अगर ध्यान रखना, यदि रहतिया तलपट के बाहर दिखाया गया है, अगर तलपट के बाहर दिखा रखा है, अगर तलपट के बाहर हो तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तलपट के जब क्या दिखा रखा हो, बाहर दिखा रखा हो अंतिम रहते को, तो क्या हो जाएगा आपका, तलपट के अगर बाहर दिखा रखा हो तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। लेकिन अगर तलपट में दिखा रखा है अंदर, तो केवल और केवल चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपके निम्नलिखित में से ए प्रत्यक्ष व्यय नहीं है, यानी कि कौन सा व्यय वो आपका ए प्रत्यक्ष नहीं है। वेजेज, ये आपका केवल वेजेज दे रखा है, इसका मतलब ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसमें वेजेज। और यहाँ सैलरीज एंड वेजेज दे रखा है, इसलिए इनडायरेक्ट है। लाइटिंग एक्सपेंसिव भी इनडायरेक्ट है, और जनरल एक्सपेंसिव भी आपका इनडायरेक्ट है। लाइटिंग इसलिए दिया है क्योंकि लाइटिंग जो आपकी प्रकाश का खर्च है, ये ध्यान, अगर पावर एक्सपेंसिव लिखा होता तो ये डायरेक्ट होता, लेकिन लाइटिंग है तो ये आपकी जो आप घर में काम में लेते हैं उसी प्रकार अगर ऑफिस में लगी हुई है या कहीं और लगी उसका खर्च है। लेकिन यदि कारखाने की हो, फैक्ट्री के अंदर जो पावर मशीनों को चलाने में, वो लाइटिंग नहीं, पावर एक्सपेंसिव वो आपका डायरेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, किसी साझेदारी फर्म के विघटन के दौरान धीरे धीरे नगद वितरण व्यवस्था में स्थिति विवरण दर्शाता है। एक्स का पूंजी खाता 2,000 रुपये दर्शा रहा है, वाई का पूंजी खाता 3,000 रुपये दर्शा रहा है, लेनदार है 5,000 के, और श्री एक्स यानी जो साझेदार है उसका लोन है 5,000, उसने फर्म को 5,000 का लोन दे रखा है। आपको कहा है फर्म के समय, विघटन के समय नगद से सिर्फ 8,000 रुपये फर्म के पास पड़े हैं, तो सबसे पहले भुगतान किया जाएगा, तो किस प्रकार किया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले भुगतान लेनदार को किया जाएगा, और लेनदार 5,000 के हैं तो 5,000 की पूरी राशि लेनदार को दे दी जाएगी। उसके बाद बचते कितने हैं 3,000 रुपये, ये 3,000 रुपये जिसने लोन दे रखा है उसको दे दिए जाएंगे एक्स को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनदार 5,000 रुपये और एक्स को 3,000 रुपये। ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक है इसका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका है 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, साझेदारी फर्म के विघटन पर जब फर्म का समापन हो जाता है तो साझेदारों के पूंजी खाते बंद करते हैं, आपको पता है, तो कौन से अकाउंट से किए जाएंगे, वसूली खाते से या बैंक खाते से या आहरण खाते से या ऋण खाते से। तो आपको पता है साझेदारी की फर्म के विघटन पर पूंजियों को क्या कर दिया जाता है, जो आपका कैश अकाउंट है उसमें भेज दिया जाता है, या फिर अगर ऑप्शन नहीं है तो बैंक अकाउंट यानी बैंक या कैश अकाउंट से बंद किया जाता है, उसमें भेज दिया जाता है, और उसके बाद जो राशि अगर इसमें आती है तो जोड़ दी जाती है क्रेडिट, या फिर अगर लानी पड़ती है तो डेबिट कर हो जाती है और उनको पूंजी भुगतान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, ए तथा बी की एक फर्म में ख्याति का मूल्यांकन 12,000 रुपये आंका गया, ये पुस्तकों में 7,500 पर विद्यमान है। सी को 1/6 भाग के लिए प्रवेश दिया गया,
ख्याति के रूप में सी द्वारा लाई जाने वाली राशि होगी। तो देखो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पे किया गया है, 12,000 पे किया गया है, और 12,000 का 1/6 हिस्से के लिए है, तो 12,000 इंटू 1/6 कर दो तो कितना आएगा, 2,000 रुपये। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, एक साझेदार की सेवानिवृत्ति पर, यानी साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायरमेंट हो गया उसका, तो संचित लाभों यानी जो रिजर्व प्रॉफिट पड़ा है उसके संबंध में क्या व्यवहार किया जाएगा। आपको पता है किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर सभी साझेदार जो है उन सब के क्या कर दिया जाता है, उनका रेशियो है लाभ हानि अनुपात में क्या कर दिया जाता है, उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर हानि है तो उसे डेबिट कर दी जाती है, क्योंकि आप सबको पता है कि वो पहले साझेदार था, उसका हानियों में भी हिस्सा है, लाभों में भी हिस्सा है। तो लाभ है तो क्या किया जाए, ऑप्शन सभी साझेदारों के पूंजी खाते को पुराना अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। बिल्कुल सटीक आंसर है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सभी साझेदारों के पूंजी खाते को पुराना अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, ₹10 के एक अंश पर 7 रुपये मांगे जा चुके थे, 3 रुपये का भुगतान किया जा चुका था। 3 रुपये का सामने वाला भुगतान कर भी रख चुका है और 7 रुपये मांग भी लिए थे, इनका हरण किया गया, अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट को जब डेबिट करते हैं तो मांगी गई राशि से करते हैं, और राशि यहाँ पर 7 रुपये मांगी जा चुकी है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 7 रुपये। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। आपको मैं बता दूं, समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में मैं बता चुका हूं कि ऋण पत्रों पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से सिक्योरिटी के रूप में रखे जाते हैं। जब लोन लेते हैं तब ऋण पत्रों के अंकित मूल्य पर बिल्कुल गलत है, निर्गमित मूल्य पर गलत है, ऋण पत्रों के पेडअप मूल्य पर गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोई ब्याज नहीं दिया जाता। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, सूची ए की मदों को सूची बी की मदों के चिट्ठे के शीर्षक से मिलान करना है। तो देखो सबसे पहले इस ख्याति कैसी संपत्ति है, ए मूल संपत्ति है, यानी 3 नंबर मिल जाएगा। अनपेड डिविडेंड ये आपका दायित्व है, और ये आपका अन्य चालू दायित्व हो गया, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज हो गया, अदर नॉन करंट या अदर करंट लाइबिलिटीज हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस आपने पहले खर्च कर रखा है, ये आपकी करंट एसेट्स हो गई, और बकाया मांग ये अंशधारियों की निधियां हो गई। अब देखिए आप किससे मिलता है, ए का ऑप्शन 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ऑप्शन 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इससे मिलता है सारा, आपने मिला है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अपने। स्प्रेडशीट की लेखांकन में उपयोगिता है, ग्राफिक प्रतिनिधित्व है, सूची नियंत्रण, देनदार से संग्रह, चालान। तो सूची नियंत्रण कोई मतलब नहीं है, चालान का कोई मतलब नहीं, देनदार संग्रह को मतलब नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, MIS क्या है, यानी फुल फॉर्म पूछिए आपको, MIS है या AIS है या CAS है। तो देखो MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। 25 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। AIS की फुल फॉर्म होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी लेखांकन सूचना प्रणाली, और CAS का होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है। तो निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या आपको पता है 200 है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा संचय पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों के निर्गमन हेतु उपलब्ध नहीं है। तो आपको पता है लाभ हानि खाते से कर सकते हैं अपन, पूंजी शोधन संचय से कर सकते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम से कर सकते हैं, लेकिन स्थायी संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न अगर पूंजी संचय, उससे अपन पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों का निर्गमन नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन 28, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। सीमित दायित्व साझेदारी LLP, यानी LLP एक्ट आपने पढ़ा होगा 2008, और LLP एक्ट 2008 कब लागू हुआ आप मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। LLP साझेदारी के संबंध में मामले का निरीक्षण करने का अधिकार होता है केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास या AOB दोनों या कोई नहीं। तो ध्यान रखना, सीमित दायित्व साझेदारी के मामले में निरीक्षण करने का अधिकार केवल और केवल आपके जो है केंद्र सरकार के पास होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, व्यवसाय की विशेषता नहीं है। तो बिजनेस एक मानवीय क्रिया, बिल्कुल सटीक है। ये एक अनार्थिक क्रिया ना भाई, ये आर्थिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया? आर्थिक क्रिया, जिस क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? धन कमाना होता है। तो ये विशेषता नहीं है। बाकी वैधानिक क्रिया होगी तभी व्यवसाय वैधानिक क्रिया होती है, आपको पता है। और आगे आपसे क्या आपका है, ये जो आपका सामाजिक क्रिया है, ये भी बिल्कुल सटीक सामाजिक क्रिया होती है, क्योंकि समाज में रहकर समाज के लोगों के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, एकल व्यापार के दोष हैं। आपको पता है, असीमित दायित्व, सीमित संसाधन, सीमित साख, उपरोक्त सभी। तो एकल व्यापार के दोष है। तो एकल व्यापार में तो मुझे सारे क्या नजर आ रहे हैं? दोष आ रहे हैं। असीमित दायित्व होता है, संसाधन सीमित होते हैं, साख सीमित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, साझेदारी फर्म का पंजीयन है। तो साझेदारी फर्म का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता है, आपको पता होगा। तो साझेदारी फर्म का पंजीयन होता है, ऐच्छिक होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रेकोनाइज का सूत्र, यानी ग्रेकोनाइज ने जो सूत्र दिया, आपका विस्तार का सिद्धांत दिया, संगठन के किस सिद्धांत को संबंधित है? तो ये आपका पद सोपान नहीं है, आदेश की एकता नहीं है, ये हेनरी फूल ने दिए थे, कार्य विभाजन नहीं है, ध्यान का क्षेत्र यानी कि विस्तार का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, ध्यान का क्षेत्र को, स्पेन ऑफ कंट्रोल। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, किस विचारक ने इस बात पर जोर दिया कि समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। किस विचारक ने इस बात पर जोर दिया कि समन्वय संगठन का प्रथम सिद्धांत है? जॉर्ज टेरी, जेडी मुन्ने, या लुथर गुलिक, या चेस्टर बर्नार्ड। 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जेडी मुन्ने ने दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न्याय की वस्तुओं का निर्देशन किसने कहा? तो ये परिभाषा आपको याद रखनी है, एल्टन मयो ने नहीं कही, ये कही थी लॉरेंस एप्ले ने, कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न्याय की वस्तुओं का निर्देशन। सीधी सी ये आपको कथन याद रखना है, इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत बार परीक्षा में से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने, MBO का अर्थ है, MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की अवधारणा किसने दी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आप मुझे कमेंट करके बताना। MBO यानी उद्देश्यों द्वारा प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा संगठित मुद्रा बाजार का संगठक नहीं है? RBI बिल्कुल संगठित मुद्रा बाजार है। आपने दो प्रकार पढ़े होंगे, संस्थागत स्रोत या गैर संस्थागत स्रोत। तो ये संगठित है, वाणिज्यिक बैंक भी होगी, आपके सहकारी बैंक भी होगी, लेकिन देसी बैंक ये आपके असंगठित है, यानी कि आपके गैर संस्थागत स्रोत है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 35 नंबर क्या, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण है? आपने पढ़े होंगे पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। तो मुद्रा बाजार का उपकरण है ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और वाणिज्यिक प्रपत्र। उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी आप मुझे कमेंट करके बताना, द्वारा लिया गया निवेशक सुरक्षा उपाय नहीं है? शेयर हस्तांतरण और आवंटन प्रक्रिया का सरलीकरण ये सेबी द्वारा किया गया है। यूनिक आदेश कोड संख्या ये भी किया गया है। निवेशक सुरक्षा निधि से प्रत्येक निवेशक को निधि प्रदान करना ये नहीं है। ये आपकी बात सही नहीं है। बाकी अनुबंधों का समय पर मुद्रांकन ये भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। कोटलर तथा आर्मस्ट्रॉन्ग ने विपणन अवधारणाओं को कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो इन्होंने, कोटलर और आर्मस्ट्रॉन्ग ने 5 अवधारणाओं में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने, विपणन के 4 P का आविष्कार किसने किया? फिलिप कोटलर ने, जेरोम मैकार्थी ने, आर्मस्ट्रॉन्ग ने, कंडिप्टा स्टील ने। तो विपणन के 4 P का आविष्कार किसने किया? आप सबको पता होगा, जेरोम मैकार्थी ने इसका आविष्कार किया। जो इन्होंने 4 P दिए थे, इनको आप क्रम में भी ध्यान रखना, जो विपणन के 4 P हैं। कई बार इनका पूछ लिया जाता है विपणन का दूसरा P कौन सा है, या तीसरा P, या पहला P, तो ध्यान रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने, किसी उत्पाद को नाम, चिन्ह अथवा कोई प्रतीक आदि देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रांडिंग, ब्रांड, ब्रांड नाम या ब्रांड चिन्ह। तो प्रक्रिया ये कहलाती है, ब्रांडिंग कहलाती है किसी उत्पाद को नाम, चिन्ह या कोई प्रतीक आदि देने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है,
फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक कहलाता है, क्योंकि यह परिवर्तनशील भारों पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है। इस सूत्र में गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। ये उत्क्रांत अपेक्षा, जैसे कि समय उत्क्रांत अपेक्षा और तत्व उत्क्रांत गुण को पूरा करता है, बिल्कुल सटीक है। लेकिन ये आपके ध्यान रखना किसको पूरा नहीं करता है, क्या ये चक्रीय उत्क्रांत अपेक्षा को पूरा करता है या नहीं करता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि फिशर का सूचकांक है, ये आदर्श सूचकांक है, क्या फिशर का सूचकांक चक्रीय उत्क्रांत अपेक्षण को पूरा करता है या नहीं करता है। आप मुझे कमेंट करके बताना। बाकी ये समय को करता है और तत्व को भी करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को यदि अभी तक आपने पावर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और पावर स्टडी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसमें वहाँ पर आपको ये PDF आंसर सहित मिल जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। दो श्रेणियों में विचरण की तुलना के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? विस्तार गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक, विचरण गुणांक या कोई नहीं। तो दो श्रेणियों में विचरण की वेरिएंस की तुलना के लिए जो अपन करते हैं वो आपके विचरण गुणांक। राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने। किस माध्यम में चरम मूल्यों का उच्चतम प्रभाव पड़ता है? समांतर माध्यम में, मध्यिका में, बहुलक में, गुणोत्तर माध्यम में। तो ध्यान रखना आपका जो चरम मूल्यों का उच्चतम प्रभाव किसमें पड़ता है? समांतर माध्यम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। माध्य विचलन MD किसके बराबर होता है? 2/3 SD के बराबर, 4/5 QD के बराबर, 4/5 SD के बराबर या 2/3 QD के बराबर। तो कई विद्यार्थियों को इसमें डाउट रहता है कि सर ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। तो ध्यान रखना, आपको मैं तरीका बताऊं तो फॉर्मूला आप यही याद रख लेना, 456 SMQ, यानी 456 SMQ। ये ध्यान रखना आप, 456 SMQ। आपका बिल्कुल कोई गलत नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन, किसी का भी कुछ भी पूछ लें। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, 456 SMQ का मतलब क्या है। यहाँ मतलब है कि S 4 गुना, M 5 गुना और Q 6 गुना, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, यानी माध्य विचलन, आपका परमाप विचलन और चतुर्थक विचलन, इसका 4 गुना, इसका 5 गुना, 6 गुना बराबर होते हैं। जैसे कि इन तीनों का लघुत्तम कितना आता है, आप देखेंगे इन तीनों का लघुत्तम आता है, अगर करते हैं गुणा, 120। 100 यानी कि कुल मिला के इन तीनों गुना करते हैं तो 120 आता है। यानी ये 120 के बराबर अपन कोई संख्या करते हैं तो अपन देख सकते हैं, अगर S 300 S कितना हो, S बराबर, जैसे मैं यहाँ साइड में करता हूँ, थोड़ा सा इसको साइड करता हूँ मैं, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ आपको, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, S कितना हो, S हो आपका 30, M कितना हो, M हो आपका, अगर आपका M हो 24 और Q हो आपका 20। आप देखो S का 30 गुना 4 120, M का 24 गुना 5 120 और Q का 20 गुना 6 यानी 120। हो गया सटीक। यानी SMQ 4 5 6 गुना 30 24 और 20, यानी S का मान यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 30 हो, मीन डेविएशन 24 और चतुर्थक विचलन 20 हो, और ये आपके बराबर होते हैं। अब आपसे यहाँ पूछा क्या है, आपसे क्या पूछा है कि MD किसके बराबर होता है। तो देखो MD यानी कि M की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, M की बात कर रहा है। आपको MD निकालना, अपन क्या करते हैं, MD निकालना है। अब आपको ये देखना है कि MD चॉइस किससे आएगा। तो सीधी सी बात है, MD चॉइस किससे आएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर जो 45 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 4/5 SD। कैसे हुआ आप देख लो, 4/5 SD कैसे हुआ भाई। देखो ये आपका 4/5 गुणा SD का 4/5, SD कितना है, SD आपका 30। तो देखो 5 अंक 30 और 6 गुना 4 कितना हुआ, 24 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। ये देखो 24। बस कुछ याद नहीं रखना, कोई सा भी कैसा भी आ जाए, आपकी ज़िंदगी में कभी गलत नहीं होएगा। और ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं सर किसका कितना गुना है। तो 456 SMQ। बस एक चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं।
राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए क्षेत्र दृष्टिकोण किस समिति ने सुझाया? DR गोडगिल, नरीमन, खुसरो या MC भंडारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका नरीमन हो जाएगा, समिति ने, नरीमन समिति ने। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, भारत में केंद्रीय स्तर पर निम्न में से कौन सी कृषिगत विपणन क्षेत्र में संलग्न नहीं है? NCDC या नाफेड या NCTGFL या CWC? तो कृषिगत विपणन क्षेत्र में संलग्न नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर, ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? आपका टॉपिक है ग्रामीण विकास का क्या अर्थ है? ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास, आधारभूत संरचना का विकास, कृषि विकास या कृषि उद्योग विकास? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्र का समग्र विकास, यानी सभी प्रकार से विकास करना ग्रामीण विकास में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो भारत में जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है, ये आप सबको पता होगा। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, भारत में सहकारी आंदोलन किस रूप में प्रारंभ हुआ? तो भारत में जो सहकारी कोऑपरेटिव जो आंदोलन है वो आपका सरकारी नीति के रूप में प्रारंभ हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1983 में, और 1983 के ऑप्शन ए की है, तो 15 अगस्त 1983 आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान बेरोजगारी, आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है और ऐसी बेरोजगारी कहलाती है परछन बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी, यानी ऐसी बेरोजगारी जिसमें क्या छुपी हुई बेरोजगारी होती है, जिसमें श्रमिक काम पे लगे होते हैं लेकिन उनकी उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। अगर वो चाहे लगे हो चाहे नहीं लगे हो, इसका उस उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य अल्पकाल में विपरीत संबंध को कौन दर्शाता है? लोरेंज वक्र ना, गुनी गुणांक ना, ओगी ना? राइट आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र, जो क्या दर्शाता है? बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के मध्य संबंध, विपरीत संबंध दर्शाता है। यानी इन्फ्लेशन रेट और आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यानी UR और IR के मध्य विपरीत संबंध दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने, सार्वजनिक निजी सहभागिता कौन सा यानी PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो ये क्वेश्चन है, ये अब आपका ये खारिज हो गया है, ये क्वेश्चन गलत है आपका, यानी कि इसे आपको छोड़ दें इसे। इसमें ऊर्जा, सड़कें, शिक्षा, बंदरगाह लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अब समय के अनुकूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में विनिवेश के जरिए सरकार क्या करती है? आपको पता है विनिवेश के जरिए सरकार करती है निजीकरण, जिसे अपन कहते हैं निजीकरण। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में क्या कर देना, उन्हें निजी हाथों में सौंपना, यानी उनका हिस्सा बढ़ा देना, तो ये क्या कहलाता है? निजीकरण कहलाता है। तो यहाँ का ऑप्शन क्या है? भूमंडलीकरण नहीं है, यानी ये वैश्वीकरण हो गया। भूमंडलीकरण मतलब उदारीकरण ये भी नहीं है, कोई नहीं है। राजस्व घाटे को कम करना, ये बात जस्ती है इस पर। तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग से कब प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग, जिसकी आपको फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। नीति आयोग एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है, नीति आयोग की फुल फॉर्म। तो नीति आयोग कब लागू किया गया? योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। भारत सरकार ने LPG नीति यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण जो कब लागू की गई? ये आपकी लागू की गई 24 जुलाई 1991 को। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में लेखा पुस्तकों के रख रखाव प्रावधान किए गए? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा जो 128 है, इसमें आपके रख रखाव संबंधी प्रावधान किए गए। राइट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129(7) के अंतर्गत वित्तीय विवरण पत्रों के लिए निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने पर दंड के प्रावधान है। क्या है? एक अवधि जो 1 वर्ष तक कारावास है, ये बात भी सही है, और 50,000 से लेकर 5 लाख तक जुर्माना, ये बात भी ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? देखो 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक उत्पाद का विक्रय मूल्य 9 रुपये प्रति इकाई दे रखा है, यानी आपको उत्पाद का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 9 रुपये, और परिवर्तनशील लागत दे रखी 6 रुपये प्रति इकाई, यानी वेरिएबल कॉस्ट।
और स्थायी लागत दे रखी है 54,000 फिक्स्ड कॉस्ट और प्रति वर्ष। और यदि वास्तविक बिक्री दे रखी है एक्चुअल सेल्स 1,80,000, आपको ज्ञात करनी सुरक्षा सीमा यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और वो भी ज्ञात करनी इकाइयों में कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन जो कॉन्ट्रीब्यूशन ज्ञात कर लेते हैं, यानी सी कॉन्ट्रीब्यूशन अंशदान कैसे होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ सेल्स कितनी है, सेल्स प्राइस आपको 9 रुपये है प्रति इकाई, इकाइयों के हिसाब से ज्ञात करना, इकाई में निकालते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी 6 रुपये, तो यानी कि आपकी जो वेरिएबल, ये आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया पर यूनिट 3 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब अपन ज्ञात करते हैं बीईपी यूनिट में, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। और बीईपी यूनिट में ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट में भाग दे देंगे किसका, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है यहाँ 54,000, तो 54,000 में यहाँ भाग दे देते हैं जो अपन ने निकाला है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 का, तो ये आपके आ जाता है 18,000 रुपये। ये आपकी आ गई 18,000 क्या आ गई, बीईपी जो सेल्स आ गई, और रुपीज़ में आई है, किस में आई है, बीईपी सेल्स यूनिट में आ गई, आपके किस में आ गई, यूनिट में। ये आपके आ गई बीईपी सेल्स यूनिट में। अब अपन क्या करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में निकालने के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में निकालने के लिए क्या कर देते हैं, घटा देते हैं किस में से, एक्चुअल सेल्स यूनिट में से जो बीईपी सेल्स यूनिट में आई इसको घटा देते हैं। तो एक्चुअल सेल्स यूनिट में कितनी है, आपको पता है जब वास्तविक बिक्री 1,80,000 की है तो, और विक्रय मूल्य 9 रुपये है, तो 9 का भाग देंगे 1,80,000 में, तो ये आपका आएगा 20,000। तो ये 20,000 आपकी एक्चुअल सेल्स आ गई किस में, यूनिट में। तो यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20,000 में यूनिट एक्चुअल सेल्स 20,000 माइनस बीईपी सेल्स यूनिट में 18,000 आई, अपने निकाली है फिक्स्ड कॉस्ट में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग देंगे, तो बचा क्या 2,000 यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन ए 2,000। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपको क्या कह रहा है, यदि राम लिमिटेड का चालू अनुपात 4.5:1 दे रखा है, यानी करंट रेशियो दे रखा है, और त्वरित अनुपात यानी शीघ्र अनुपात जिसे अपन लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, तरल अनुपात, यानी वो दे रखा है 3:1। आपको स्टॉक की मात्रा दे रखी है 72,000, और आपको कहा है चालू दायित्व ज्ञात करना है। तो चालू दायित्व कैसे ज्ञात करेंगे, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटी। एक सेकंड, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है CA बटा CL, और लिक्विड रेशियो यानी क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। और आपको पता है लिक्विड एसेट्स में क्या नहीं किया जाता, लिक्विड एसेट्स में स्टॉक को शामिल नहीं करते। तो आप क्या करो, यानी कि जो करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो का जो अंतर है वो ज्ञात कर लो। तो यहाँ 4.5 और 3 में जब घटाएंगे, यानी करंट एसेट्स में से जब लिक्विड एसेट्स घटाएंगे, वो आपके किसके बराबर आएगा, स्टॉक के बराबर आएगा। यानी कि करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स घटाऊंगा तो स्टॉक के बराबर आएगा, तो ये आपका 1.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.5, और ये 1.5 किसके बराबर आएगा, 72,000 के बराबर आएगा। और जब मैं 72,000 में 1.5 का भाग दूंगा, और गुणा किससे करना है, रेशियो चालू करंट लायबिलिटीज ज्ञात करना है, और करंट लायबिलिटीज का रेशियो में कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1, इसमें भी 1 है, देखो आप 1 है, गुणा कर लो, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा। 15 का जब इसमें भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका, ये आपका टोटल भाग देंगे अपन, कर लो 15 चौक 60, 4 बार जाएगा, बचेंगे 12 का हो जाएगा 120। 120 में कितनी बार जाएगा, 4, 60 और 8, यानी कि 8 बार जाएगा, यानी कि 48,000 रुपये, 48,000 आंसर में कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी। तो सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 61 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आगामी वीडियो में आपको 62 से लेकर के 120 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। नहीं तो इस वीडियो में 120 कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।